ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर। जैसा कि आप ह्यूमरस के बारे में जानते हैं कि दिस इज़ द लार्ज आर्म बोन। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड मीन्स हेड, सेकेंड इज़ द शेफ्ट एंड थर्ड इज़ द डिस्टल एंड, जहाँ की कंडाइलर पार्ट हो। ह्यूमरस का जो नेक है ये बहुत डेलिकेट पार्ट होता है और इसका फ्रैक्चर भी बहुत कॉमन होता है। मीन्स द डिसकंटिन्यूटी ऑफ नेक ऑफ ह्यूमरस is called humerus neck fracture. This fracture is commonly in elderly person. जितने भी ह्यूमरस में फ्रैक्चर होते हैं उसका 80% ह्यूमरस का नेक फ्रैक्चर होता है, और जितने भी टोटल फ्रैक्चर होते हैं बॉडी में उसका लगभग 7% जो है ह्यूमरस का नेक का फ्रैक्चर देखा जाता है। ओल्ड एज पर्सन में भी काफ़ी कॉमन होता है। फीमेल और मेल रेशियो 3:1 है, मतलब फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेल में नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से भी काफ़ी ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर होता है। और जैसी जैसी एज बढ़ती जाती है ह्यूमरस बढ़ती जाती है। जहाँ तक ईटियोलॉजी का सवाल है तो ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर है ये इंजरी की वजह से होगा, आइदर डायरेक्ट इंजरी और इनडायरेक्ट इंजरी, या शोल्डर के ऊपर डायरेक्ट इंजरी हो जाए या कभी कभी इनडायरेक्ट इंजरी हो जाए। जैसे कि कोई फुटबॉल ग्राउंड में रन कर रहा है और अचानक उसका गिर जाता है तो हैंड जो है उसका स्ट्राइक होगा ग्राउंड पे और ट्रंक रोटेट कर जाएगा अपोजिट साइड में, तब भी ह्यूमरस का नेक फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहे अंदर की तरफ से बाहर की तरफ हो या बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हो, तो दोनों साइड में इंजरी की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। कभी कभी सीधे ट्रॉमा या ब्लो शोल्डर के ऊपर बाहर से लगे अंदर की तरफ, तब भी हो जाएगा, या फोर्स जो है अंदर से बाहर की तरफ, मीन्स आइदर देयर में भी अबडक्शन इंजरी और एडक्शन इंजरी। तो अबडक्शन इंजरी में अबडक्शन फ्रैक्चर होगा और एडक्शन इंजरी में एडक्शन फ्रैक्चर होगा। मीन्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड और इनवर्ड टू आउटसाइड, दोनों कंडीशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है तो यदि पुअर क्वालिटी ऑफ बोन हो जाती है तो ऐसे केसेस में भी रिस्क फैक्टर होगा और फ्रैक्चर हो सकता है। और यंग पेशेंट में हमेशा जो है ये फॉल डाउन की वजह से होगा। जब भी हमने आपको बताया कि प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एबडक्शन इंजरी प्रोड्यूस एबडक्शन फ्रैक्चर और एडक्शन इंजरी प्रोड्यूस एडक्शन फ्रैक्चर। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की। जैसे कि पहले भी हम आपको बताया कि यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रैक्चर सिंपल होगा क्योंकि अंदर से ही हड्डी टूटेगी। तो देयर इज लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज़ 1, फ्रेगमेंट इज़ 2, 1 अपर फ्रेगमेंट 1 लोअर फ्रेगमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा क्योंकि जो लोअर फ्रेगमेंट है ये डाउनवर्ड साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट, चूँकि वजन है हाथ में इसलिए इसका फ्रेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट जो है डाउनवर्ड होगा ही होगा और साइड वाइज होगा ही होगा। अब बात आती है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था एबडक्शन फ्रैक्चर की, मतलब कि फ्रैक्चर की जो लाइन ऑफ फ्रैक्चर है वो अंदर से बाहर की तरफ हो, मतलब फोर्स जो लगा हो वो अंदर से बाहर की तरफ हो सकता है। तो कभी कभी हड्डी टूट के अलग हो जाती है, उसको डिसइम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं, और कभी कभी हड्डी टूट करके जुड़ी रहती है, उसको हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो जब भी एबडक्शन टाइप का फ्रैक्चर होगा तो एबडक्शन फ्रैक्चर में हमेशा एंगल जो है हेड और शेफ्ट के बीच का ये चौड़ा होगा। मीन्स देयर इज़ वाइड, ये फिगर में भी दिखा रहे हैं ऊपर वाले में, देयर इज़ वाइडनिंग ऑफ, जो एक्सरे देखिए, वाइडनिंग ऑफ एंगल फॉर्म बाय द एक्सिस ऑफ हेड विद दैट ऑफ शेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए एंगुलेशन इनवर्ड है, एक एंगल दिखाई पड़ रहा है फ्रैक्चर लाइन में,
वो एंगुलेशन इनवर्ड दिखाई पड़ रहा है, और जो हड्डी थोड़ा सा जुड़ी हुई है वह इम्पैक्शन बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो हमेशा एबडक्शन फ्रैक्चर में एंगुलेशन इनवर्ड होता है और इम्पैक्शन यदि है तो बाहर की तरफ होगा, जो 90% केसेस में होगा। अब यहाँ पर आप एबडक्शन फ्रैक्चर देखिए, एबडक्शन फ्रैक्चर के बाद एडक्शन फ्रैक्चर देखिए, तो एडक्शन फ्रैक्चर में जो है ठीक उल्टा होगा। यहाँ पर एंगल जो है छोटा है, दूसरा एंगुलेशन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ एंगुलेशन दिखाई पड़ रहा है। दिस वन एंगुलेशन इज आउटवर्ड और इम्पैक्शन इनवर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो जस्ट अपोजिट टू एबडक्शन फ्रैक्चर। तो एडक्शन में आप एबडक्शन फ्रैक्चर के अपोजिट आपको ये फिगर में दिखाई पड़ रहा है। तीनों चीज़, एंगल छोटा है, एंगुलेशन आउटवर्ड है, जो एंगुलेशन है वो बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, और इम्पैक्शन हड्डी का अंदर की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये होता है एडक्शन फ्रैक्चर। तो दो तरीके का फ्रैक्चर हो गया, एडक्शन फ्रैक्चर और एबडक्शन फ्रैक्चर। अब बात आती है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। तो सेम चीज़ वही जो पिछला था, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, सीवियर पेन, लोकल ब्रूसिंग, स्वेलिंग, फंक्शनल लॉस। ये जो जितने फ्रैक्चर आपने पढ़े उस सभी में दिखाई पड़ता है। साइन में इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वेलिंग, लोकल इकाइमोसिस, यहाँ पर इकाइमोस्ड हो जाएगा, पार्ट नीला पड़ जाएगा। फंक्शनल लॉस, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स, ये जो भी आपने इसके पहले भी देखा था। अब यदि ऐसा कोई केस आता है तो इसमें एक्सरे होगा, तो वहाँ पर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इसका बनाया जाएगा आफ्टर एक्सरे, एंट्रोपोस्टीरियर लेटरल व्यू। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट एड आपको मालूम ही है, इमोबिलाइजेशन इन पार्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन, कुछ लगा करके बांध दीजिए, कॉलर स्लिंग, एनाल्जेसिस दीजिए, यदि रिक्वायर्ड हो सेडेशन करिए, और रेफर टू ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाएगा, नेचुरली एक्सरे होगा, आपको मालूम है कि एक्सरे करना ही पड़ेगा। तो एक्सरे से कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनती है। अब उसके बाद आती है बात ट्रीटमेंट की। तो फर्स्ट एड आपको हम बता ही चुके हैं, फिर आता है ट्रीटमेंट जो मेन पार्ट है। क्योंकि इसमें फर्स्ट एड देने के बाद जब आपके पास केस आया कि एक पेशेंट है जिसका जो है सुप्राकंडाइलर नेक ऑफ ह्यूमरस टूट गया है, वो अपने हेल्दी हैंड से सपोर्ट करके भी आ सकता है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरीके का केस आया है। एक्सरे के बाद कंफर्म हुआ कि ये इम्पैक्टेड केस है या अनइम्पैक्टेड केस है। तो जो अनइम्पैक्टेड केसेस हैं, ऐसे केसेस में ज़्यादातर अनइम्पैक्टेड केसेस में आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। यदि सिंपल फ्रैक्चर है और क्लोज रिडक्शन करना है तो 3 स्टेप आपको मालूम ही है, रिडक्शन, रिटेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ऐसे केसेस में क्लोज रिडक्शन करना पड़ेगा, क्लोज रिटेंशन विद द हेल्प ऑफ द बैंडेज। यहाँ पर एक्जिला में पैड लगाने के बाद हल्का सा, क्योंकि पहले रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन हमने आपको बताया है ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रिडक्शन को जब भी करेंगे तो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था? लोअर फ्रेगमेंट का डाउनवर्ड साइडवाइज। रिडक्शन में क्या करेंगे? अपवर्ड, इसको अपवर्ड ले जाना पड़ेगा और पैरेलल टू चेस्ट ले जा करके फिर इसको जो है कॉलर जो क्रेप बैंड आ जाता है, इससे जो है साइड में ले जा करके इसको इमोबिलाइज करना पड़ता है। तो ये क्लोज रिडक्शन की बात हो रही है। और इमोबिलाइज करके क्लोज रिटेंशन विद द हेल्प ऑफ द कॉलर्स क्रेप बैंडेजिंग करना पड़ता है 3 हफ्ते के लिए। इसके बाद यदि ऐसा है कि ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर है, जो नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर है, ऐसे केसेस में ज़्यादातर ओपन रिडक्शन और ओपन रिटेंशन ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि फ्रेगमेंटल साइज वेरिएशन होता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि एज फैक्टर भी पेशेंट का ज़्यादा उम्र है, तो ऐसे केसेस में क्लोज रिडक्शन और क्लोज रिटेंशन सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में सर्जन द्वारा ओपन रिडक्शन और ओपन रिटेंशन ट्राई किया जाता है। मतलब उस पार्ट को एनेस्थाइज करके पूरा खोला जाएगा,
खोला जाने के बाद इनलेज या ऑनलेज भी अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो ज़्यादातर इनलेज और ऑनलेज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि इनलेज ऑनलेज नहीं लगाएंगे तो पार्ट डेलिकेट रहेगा, फिर से वो रिडक्ट हो सकता है, फिर से रिडिस्प्लेस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इनलेज और ऑनलेज का इस्तेमाल होगा। इसीलिए ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर में ज़्यादातर सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है ना। रेडियोग्राफी यदि डायग्नोस हो गया कि हाँ ये जो है नेक फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में इंडिकेशन होते हैं। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में दो इंडिकेशन है कि डिसलोकेशन या अनइम्पैक्टेड फ्रैक्चर है और फ्रेगमेंटल साइज वेरिएशन है। तो ऐसे केसेस में जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा करके हमेशा इसको जो है करेक्ट किया जाता है। और ऐसे केसेस जहाँ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, जहाँ इम्पैक्शन हुआ है, ज़्यादा हड्डी टूटी नहीं है, सपोज दैट कि हेयर क्रैक्स है और अनइम्पैक्टेड केस नहीं है, इम्पैक्टेड केस है, ऐसे केसेस में जो है कॉलर स्लिंग लगा करके इसमें सपोर्ट लगा दिया जाता है। मीन सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द स्लिंग। और जो एल्बो का जो मूवमेंट है, जो रिस्ट का मूवमेंट है, वो अलाउ करते हैं, और शोल्डर का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 2 से 3 हफ्ते के लिए। तो शोल्डर का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने से ग्रेजुअली धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में हीलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई ट्रीटमेंट में। फर्स्ट एड तो सबका सेम है, ट्रीटमेंट में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई। पहली चीज़ कि अनइम्पैक्टेड केसेस में या तो क्लोज रिडक्शन, क्लोज रिटेंशन और दोनों किया जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में चूँकि रिलेटिव फैक्टर ऐसे हैं कि वहाँ पर ओपन रिडक्शन और ओपन रिटेंशन ही एक्चुअल ट्रीटमेंट है, जिससे आगे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में ना हो। तो ज़्यादातर केसेस में ओपन रिडक्शन और ओपन रिटेंशन किया जाता है। रिहेबिलिटेशन सेम है, मीन्स एलिवेशन, एक्सरसाइज, डाइट और ड्रग्स वो सेम है, क्योंकि वो पार्ट को एलिवेट करके रखना पड़ेगा कॉलर स्लिंग से। डाइट प्रॉपर यहाँ पर पेशेंट मेंटेन करें, और ड्रग्स मीन्स कैलकेरिया फॉस, सिम्फाइटम, जो भी ड्रग्स, रूटा, जो भी ड्रग्स अप्लाई करना है उस पेशेंट को दिया जाए। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन केस अनइम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इन केस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर आइदर क्लोज आइदर ओपन। तो जो चॉइस ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो वो इंटरनल फिक्सेशन इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, है ना। तो नेलिंग भी करना पड़ सकती है, जो है टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी करना पड़ती है ऐसे केसेस में कि पेशेंट की उम्र यदि ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो सर्जिकल ही है, और जहाँ की हम ओपन रिडक्शन और ओपन रिटेंशन को ही मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मान करके चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके कई बार आपको केसेस भी देखने को मिलेंगे कि इस एटीट्यूड में पेशेंट गिरता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ओके।